आदाब। इस्तकबाल है आपका हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। रोबोटिक सर्जरी मेडिकल साइंस की वो नई एडवांसमेंट है जिसने मरीजों की रिकवरी बहुत जल्दी, बिना ज़्यादा दर्द, बिना ज़्यादा कमज़ोरी और ना के बराबर ब्लीडिंग से मुमकिन कर दिखाई है। नई होने की वजह से कम ही लोग जानते हैं कि दिल से लेकर तमाम तरह के कैंसर, पेट, किडनी और लीवर से जुड़ी तमाम बीमारियों के साथ पतला होने तक की सर्जरी रोबोट से हो रही है। आज हम आपको बताएंगे रोबोटिक सर्जरी क्या है और कितनी कामयाब है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं रोबोटिक सर्जन और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल्पना नागपार। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120258811, 0120669389 और 9205287347। रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ आप ENT और एंडोस्कोपिक सर्जरी से जुड़े सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। हमें इंतजार है आपके सवालों का। डॉक्टर कल्पना, जैसे मैंने अभी कहा कि आज हम बात करेंगे रोबोटिक सर्जरी की, तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि रोबोटिक सर्जरी है क्या? जी, रोबोटिक सर्जरी एक अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है जो नॉर्मल ट्रेडिशनल सर्जरीज और एंडोस्कोपिक सर्जरीज को भी पीछे छोड़ दिया है। रोबोटिक सर्जरीज के वजह से सर्जन्स के हाथ जहाँ जहाँ नहीं पहुँच पाते हैं वहाँ रोबोटिक आर्म्स पहुँच पाते हैं और डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सर्जरीज किया जा सकता है। और कई फ़ायदे हैं इसके रोबोटिक सर्जरी के फ़ायदे, और पेशेंट को भी फ़ायदे हैं, सर्जन को भी फ़ायदे हैं। रोबोटिक आर्म्स का जो मूवमेंट है 360 डिग्री मूवमेंट है जो अपने ह्यूमन आर्म्स से हो नहीं पाता है। अपने हाथ का लिमिटेशन हर जगह पर है, रिस्ट पर है, एल्बो पर है, आर्म्स शोल्डर पर है, लेकिन रोबोटिक आर्म्स जो फ्लेक्सिबिलिटी सांप की तरह मूव करते हैं तो 360 डिग्रीज मूव कर सकता है। अच्छा। तो हर एक एंगल बॉडी में कहीं कोने कोने तक भी पहुंच सकता है बगैर चीड़-फाड़ का। यानी कि बहुत ज़्यादा इजी हो गया है इस टेक्निक के आने की वजह से। सर्जन्स के लिए भी बहुत आसान हो गया, पेशेंट के लिए भी फायदे बहुत। जी अच्छा, रोबोटिक सर्जरी से क्या थायराइड का इलाज मुमकिन है? जी, जिन को थायराइड को ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है, चाहे वो गॉइटर्स के वजह से या थायराइड का कैंसर के वजह से, अब बगैर चीर-फाड़ का, मतलब यहाँ पर गले में कोई निशान नहीं रहेगा। हम लोग करते हैं यहाँ पर आर्मपिट से, तो यहाँ पर निशान छुप जाता है। जो नॉर्मल आपने कहीं सब लोगों ने देखा होगा कि रोबोटिक सर्जरी के बगैर नॉर्मल सर्जरी थायराइड का इधर से होता है, गले में बड़ा सा कट होता है और वो नेकलेस जैसा परमानेंट हो जाता है। लेकिन रोबोटिक सर्जरी के वजह से ये स्कारलेस, कोई निशान नहीं लगेगा। बिल्कुल। तो इसके वजह से कई लोग, लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई, सब लोग आते हैं हमारे पास। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैदराबाद से, एजाज अली। हेलो। जी मैडम। हेलो। जी हेलो जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? जी, नाक में जो शोक गोज बढ़ गया बोल के बोले, वो साइनस के जैसा है, तो उसको भी रोबोटिक सर्जरी करा सकते हैं? जी, नाक का सर्जरीज हम लोग एंडोस्कोपिक सर्जरीज से करते हैं क्योंकि रोबोट का जो आर्म साइज होता है वो 5 मिलीमीटर साइज होते हैं और अब तक गले के लिए और गर्दन के लिए काम इस्तेमाल होता है, लेकिन जो नाक के अंदर के लिए अभी रोबोटिक सर्जरी कहीं अमेरिका, जापान में भी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन नाक के सारे सर्जरीज हम लोग एंडोस्कोप से करते हैं बगैर कट्स के। कोई बड़ा ट्यूमर भी होगा या अंदर पॉलिप्स भी होते हैं या ब्रेन से कोई फ्लूइड लीक होता है नाक के अंदर, हर प्रकार का सर्जरी एंडोस्कोप से किया जा सकता है। जी, जैसे रोबोटिक सर्जरी के बारे में जानने से पहले ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है, इसमें रिस्क कितना है और सक्सेस रेट वो कितना है। हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरीज के हर पेशेंट के लिए हम फीडबैक मेंटेन करते हैं, रजिस्टर में नोट करा जाता है। ऑपरेशन से पहले जो तकलीफ होती है और ऑपरेशन के बाद हर इंसान जो आते हैं हमारे पास बहुत संतुष्टि के साथ लिख के जाते हैं कि हम खुश हैं कि डॉक्टर साहब बगैर कट का आपने ये ऑपरेशन कर लिया, तो इसके वजह से हमें भी बहुत खुशी होती है। जी, ये टेक्निक जो है ये कितनी पुरानी है और क्या आपको लगता है हिंदुस्तान में आने में इसे वक्त लग गया? जी,
7-8 साल से यहाँ पर अमेरिका और जापान और कोरिया बड़े देशों में चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ रोबोटिक सर्जरी खासकर ENT पिछले 3 साल से चल रहा है। और उससे पहले यूरोलॉजी, कैंसर और बेरियाट्रिक मतलब और सर्जरीज के लिए इस्तेमाल करते थे, लेकिन ENT के लिए अब पिछले 3 साल से शुरू किया गया और हम लोग अभी काफ़ी कर रहे हैं। खराटों की बीमारी के लिए कर रहे हैं, थायराइड्स के लिए कर रहे हैं, गले के कैंसर के लिए कर रहे हैं। तो कई सारे इंडिकेशन है जिसमें रोबोट से किया जा सकता हो और मरीज को सिर्फ आधा और या 1 दिन रहने का जरूरत पड़ता है हॉस्पिटल। अच्छा, बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगता है रिकवर होने में। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से, सईद खान। हेलो 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 जी सईद साहब। मेरे फादर के दोनों घुटनों में बड़ी तकलीफ रहती है, 70 अप्रोक्सीमेटली एज है उनकी। तो ये सर्जरी किस हद तक उस मर्ज में कामयाब है और इलाज मुमकिन है? जी जी, घुटनों के लिए पूछने की क्या ये सर्जरी घुटनों में कामयाब है? घुटनों के लिए या तो एंडोस्कोपिक नी रिप्लेसमेंट हो सकता है या फिर कन्वेंशनल सर्जरी से किया जा सकता है। रोबोटिक नी सर्जरी जो है अभी दिल्ली में नहीं हो रहा है। जी, तो अभी ये दिल्ली में नहीं हो रहा है, वैसे ये कामयाब है घुटनों पे? जी, एंडोस्कोपिक नी रिप्लेसमेंट बहुत ही कामयाब है। जैसे पहले अगर हम रोबोटिक को हटाकर बात करें तो जो वैसे इलाज होता है या उस अलग सर्जरीज होती हैं तो उसमें कितना वक्त लगता है रिकवर होने में? एंडोस्कोपिक सर्जरीज का भी लगभग वही फायदा है, रोबोटिक का थोड़ा एक्स्ट्रा फायदा है, बट एंडोस्कोपिक सर्जरीज भी कई जगह जहाँ रोबोट नहीं पहुँच पाता है, रोबोटिक सर्जरी जहाँ शुरू नहीं किया जाए तो वहाँ पर बहुत सारे फायदा हैं एंडोस्कोपिक सर्जरीज का भी। जी, अच्छा, रोबोटिक सर्जरी की अगर हम खासियत की बात करें, ये जो टेक्निक है तो इसकी खासियत क्या है? जी, जैसे आपने ये तो बताया कि 360 डिग्री मूव कर सकता है और जहाँ पर डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते ये वहाँ पर भी पहुँच पाता है। इसके अलावा और क्या क्या खासियत है? जी, एक तो मैंने जैसे कहा है बगैर निशान का, जैसे गले का कैंसर हो तो ज़्यादातर जबड़ा वगैरह काट करके आपने देखा होगा कैंसर के मरीज को काफ़ी कॉस्मेटिक डिफॉर्मिटी हो जाती है ऑपरेशन के बाद। इसमें कोई चीरपाड़ नहीं है, सब कुछ अंदर से 3 आर्म्स यूज़ करते हैं, तीनों आर्म्स मुंह के अंदर से चला जाता है, बाहर से कोई कट्स नहीं है। और अगर हम लोग स्टेज 1 और स्टेज 2 गले का कैंसर में ये इस्तेमाल करते हैं तो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है, उसके साइड इफेक्ट से भी बच सकते। अच्छा, ये कीमोथेरेपी और जो रेडियोथेरेपी है ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और काफ़ी तकलीफ होती है मरीज को। बिल्कुल, तो ये उससे इसीलिए गले का कैंसर जी अगर शुरुआत में पकड़े जाए तो स्टेज 1 स्टेज 2 में रोबोटिक सर्जरी बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद है। और भी बहुत सारे फ़ायदा हैं रोबोटिक सर्जरी के साथ साथ। जब हम लोग ऑपरेशन करते हैं खून का बिल्कुल जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का ज़रूरत नहीं होता क्योंकि ब्लड लॉस होता नहीं है और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, इसीलिए कि सर्जन को 3D विजन मिलता है। तो 3D विजन के साथ हर चीज़ बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए नॉर्मल चीज़ों को नुकसान करना या इंजरी पहुंचाना नामुमकिन है। जैसे रोबोटिक सर्जरी जो है पिछले कुछ सालों में काफ़ी फेमस हुई है, लेकिन फिर भी इंडिया में कहें तो कम है, लोगों को इसके बारे में जानकारी कम है। तो अभी कितने हॉस्पिटल्स या कितने डॉक्टर्स ऐसे हैं जो रोबोटिक सर्जरी का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, इसके 2 कारण हैं। एक तो जो ट्रेनिंग है रोबोटिक सर्जन्स को पूरी तरह ट्रेन होना पड़ता है, एक बेसिक फेलोशिप और एक एडवांस्ड फेलोशिप। और ये इसका ट्रेनिंग जो है खासकर हेड एंड नेक ट्रेनिंग के लिए हमें कोरिया जाना पड़ता है या सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ता है, इसीलिए कम ही रोबोटिक सर्जन्स ट्रेंड है। दूसरा, रोबोटिक मशीन जो है 20 करोड़ का लगभग है बेसिक मॉडल। अपोलो हॉस्पिटल में है रोबोटिक पूरा स्यूट मशीन है, ऐसे ही कुछ बड़े हॉस्पिटल्स में है इंडिया के अंदर। लेकिन अभी भी जो गिने चुने रोबोटिक सर्जन्स है पूरे इंडिया में, जैसे ENT में 10 सर्जन्स भी नहीं है जो फुल्ली रोबोटिक ट्रेंड है। जी, आपने बीच में जिक्र किया था खर्राटों का, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में या दुनिया में कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे कोई ना कोई खर्राटे ना लेता हो। तो खर्राटों का इलाज किस तरह से मुमकिन है, किस तरह से करते हैं आप लोग? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक तो खर्राटों की बीमारी बहुत ही आम है। खर्राटों की बीमारी के साथ साथ एक स्लीप एपनिया बीमारी जुड़ा होता है। स्नोरिंग और स्लीप एपनिया साथ साथ ही होता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं खर्राटे लेने से मतलब अच्छी चीज है, लेकिन उसके साथ जो स्लीप एपनिया जुड़ा होता है, इसके साथ हार्ट अटैक्स और ब्रेन स्ट्रोक्स, ये सब का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। और इसका ट्रीटमेंट आज तक सिर्फ CPAP या BiPAP मतलब एक्सटर्नल डिवाइस
डिवाइसेस से ये इनका इलाज होता था। लेकिन अब रोबोटिक सर्जरी के आने से खराटों का बीमारी का रिजल्ट बहुत अच्छा हो रहा है, खराटे ठीक हो सकते हैं। एंडोस्कोपिक सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी कंबाइन करके, खासकर रोबोटिक सर्जरी गले के लिए जो मिडलाइन ग्लोसेक्टमी करते हैं हम लोग, खराटे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और स्लीप एपनिया मरीज खुश होता है कि वो जो दिन में सोते थे वो सब फ्रेशनेस बढ़ गया है और उनके मेमोरी वापस आ गया है, और कई चीज़ें जैसे शुगर कंट्रोल अच्छा हो गया, बीपी की दवाई बंद हो गई। सो ये सब फीडबैक हम लोग लेते हैं। सो रोबोटिक सर्जरी स्लीप एपनिया में बहुत बड़ी तरीके से मतलब बहुत एडवांसमेंट आ गया जी। फिर भी एक अगर मैं तरीके की बात करूं, क्योंकि सर्जरी या ऑपरेशन इसका नाम सुनते ही मरीज घबरा जाते हैं, तो फिर भी इसका जो एक प्रोसीजर होता होगा, एक तरीका होता होगा, वो किस तरह से करते हैं आप? जी, एक तो सबको ये जान लेना चाहिए कि ऑपरेशन रोबोट नहीं करता है, ऑपरेशन सर्जन ही करता है। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि रोबोटिक सर्जरी इसका मतलब रोबोट ऑपरेशन कर रहा है और सर्जन कहीं और बैठा है। ऐसा नहीं हो सकता है। हम लोग सेम ऑपरेशन थिएटर में बैठते हैं, बट थोड़ी सी दूरी में बैठते हैं, क्योंकि हम लोग आराम से ग्लव्स पहने बगैर बैठे बैठे करते हैं, इसीलिए सर्जन को फैटिग भी नहीं होता है। अच्छा, चाहे 10-15 ऑपरेशन एक साथ एक ही दिन में भी पोस्ट किया जाता है, हम लोग थकते नहीं है, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी में आराम से बैठ सकते हैं। और जैसे वीडियो गेम की तरह हम लोग फिंगर मूवमेंट्स करते हैं, जो ये फिंगर मूवमेंट्स ही ट्रांसलेट होता है रोबोटिक आर्म्स में। तो लेकिन हर कमांड जो हम देते हैं वही रोबोटिक आर्म फॉलो करता है। तो इसीलिए सर्जन के लिए एनाटॉमी जानना ज़रूरी है और ट्रेनिंग का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो नॉर्मल एनाटॉमी के बगैर नॉर्मल सर्जरीज अगर ये सर्जन ने नहीं किया पहले, तो रोबोटिक सर्जरीज फिर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए तो हर सर्जरी के लिए जैसे होता है, तो ट्रेनिंग बहुत ही ज़रूरी है। अच्छा, कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, अगर आप कोई सर्जरी करवाते हैं, ऑपरेशन होता है तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो क्या रोबोटिक सर्जरी में इसके भी चांसेस हैं या नहीं है? रोबोटिक सर्जरी का यही एक और खास फायदा है कि रोबोटिक सर्जरी में इन्फेक्शंस नहीं होते हैं या बेयर मिनिमल चांसेस है, क्योंकि बहुत स्टेराइल कंडीशंस में करते हैं और क्योंकि नॉर्मल टिश्यूज टच किया नहीं जाता है। कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं, इन्फेक्शन होता नहीं है। इनफैक्ट कई बार एंटीबायोटिक्स का जरूरत नहीं पड़ता। हम लोग एक डोज देते हैं रोबोटिक सर्जरी शुरू करने से पहले, उसके बाद एंटीबायोटिक्स का भी जरूरत नहीं पड़ता है। और ज्यादातर हमारे सारे मरीज एक रात रहते हैं या फिर हाफ डे। अच्छा, कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हैं, गौहर। हेलो जी, वालेकुम सलाम। गौहर साहब बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, मैम सवाल ये है कि डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा जो है बकल सीए था, बकल सीए में सिर्फ वही सर्जरी हो गई थी, वहाँ से उन्होंने रिमूव किया है। उसके बाद रिमूव के बाद उसने एक फ्लैश, उसमें इन्फेक्शन हो गया था, फिर वो फ्लैश दोबारा वहाँ चलाना पड़ा। आप इससे कुछ पूछना चाहेंगे? जी, एक्चुअली हमें सवाल का समझ नहीं आया। गौहर साहब, आप थोड़ा जोर से बात कर सकते हैं, आपकी आवाज काफी कम आ रही है। जी जी, मेरी सर्जरी हुई थी, बकल सीए था, सर्जरी हुई थी। तो वो सर्जरी फिर उसमें इन्फेक्शन हो गया, फिर दोबारा उन्होंने मुझे फ्लैश उसने लगा दी। फ्लैश के बाद मुझे रेडिएशन और ये कीमोथेरेपी मिली। तो उसके बाद जो है मेरा जो मुंह है वो टोटली खुश्क रहता है, कोई शॉर्टेज वगैरह उसमें आ नहीं रहा है। उसमें मतलब अभी कॉस्मेटिक और प्लास्टिक कॉस्मेटिक सर्जरी की अभी बहुत सर्जरी करनी है एक और। तो ये जो खुश्क हो रहा है मुंह और इसमें थोड़ा दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जी, आप ये जरा ब्रीफली बता दें मुझे। साफ आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन शायद इनका कोई ऑपरेशन या सर्जरी हुई थी, तो इनको इन्फेक्शन की शिकायत है, इन्फेक्शन कोई हो गया था। बाकी गौहर साहब, आप दोबारा फिर से ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपकी आवाज हमें काफी कम या हमारे को ईमेल में भेज दें ये क्वेरी, या हमारा फोन नंबर बता देंगे 9810235680, इस पे आप मैसेज कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं गोवा से। हेलो हेलो जी, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे अगर रोबोटिक सर्जरी से आजकल मोटापा ने बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बनाया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो वेट लॉस सर्जरी के पास जा रहे हैं। तो रोबोटिक सर्जरी से ये भी मुमकिन है?
जी बिल्कुल मुमकिन है। रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी भी लोग करते हैं। बेरियाट्रिक सर्जन्स इसके लिए जो ट्रेन है रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी करते हैं। हमारे टीम में भी है। हम लोग जैसे कई स्लीप एपनिया मरीज में जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है तो उनको रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी के लिए रेफ़र करते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये भी है कि रोबोटिक सर्जरी से किया जा सकता है। कई चेस्ट सर्जरीज, कई एब्डोमिनल सर्जरीज, कई कैंसर सर्जरीज और कई प्रोस्टेट के सर्जरीज, कैंसर प्रोस्टेट या फिर गायनोकोलॉजी सर्जरीज, ये सब रोबोट के द्वारा हो सकता है। जी, तो अगर जो ये वेट लॉस सर्जरी है और रोबोटिक से हो रही है जी, तो ये कितने अस्पतालों में हो रही है, कितने लोग करवा रहे हैं? जी अगेन फिर इसमें भी ट्रेनिंग बहुत ही कम लोगों ने किया हुआ है। तो रोबोटिक बेरियाट्रिक सर्जरी एक तो मुश्किल ऑपरेशन है और उसमें भी सर्जन्स जो ट्रेन है बहुत ही कम है लोग। लेकिन बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब शहरों में कम से कम 1-2 सर्जन्स तो रोबोटिकली ट्रेंड मिलेंगे आपको। लेकिन ये सब जानकारी गूगल में भी मिल जाएगा, रोबोटिक सर्जन्स कौन कौन है, कौन से शहरों में हैं। जी, हैदराबाद से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अब्दुल्ला। हेलो। हाँ जी जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है आपका? मेरी जो हलक है, हलक के नीचे थोड़ी फुंसी जैसी मालूम होती है। थूक निकलने के टाइम पे चुभता है, थोड़ा सा चुभन होता है। मैं 5-6 महीने से इलाज करा रहा हूँ, कुछ कम नहीं हो रहा है। जी ENT के 3 डॉक्टर्स को बताया। जी ठीक है। तो क्या आपने गले का एंडोस्कोपी करवाया? हाँ, एंडोस्कोपी कराया। एंडोस्कोपी में क्या बताया? एंडोस्कोपी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा बोले। दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब कोई बीमारी नहीं हो रही। फिर तो कुछ नीचे के एरिया में है वो। आपने कभी तंबाकू खाया या सिगरेट पिए? तंबाकू नहीं, सिगरेट नहीं, बीड़ी नहीं, अल्कोहल नहीं। अगर 3 लोगों ने एंडोस्कोप से देखा है और कह रहे हैं कुछ भी नहीं है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आपको रिलैक्स हो जाना चाहिए। हो सकता कोई बीमारी हो ना। रात को सोने के टाइम पे जी, जब स्लीपिंग पोजीशन में आता हूँ, जब थूक निकलता हूँ तो मुझे चुभता है। जी, हो सकता है आपको एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है। इसको लैरिंगोफेरिंजियल रिफ्लक्स कहते हैं। जो रात को जो तेजाब है, तेजाब पेट से ऊपर गले में पहुंच जाता है और उससे स्पैज़म हो जाता है और उससे भी चुभन हो सकता है। सो ये आपको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और इसके लिए LPR कहते हैं हम लोग, और ये रिफ्लक्स को ठीक कर सकते हैं। और रात का डिनर 3 घंटा सोने से पहले होना चाहिए। जी, जैसे आपने अभी बात की एंडोस्कोपिक की, तो एंडोस्कोपिक और रोबोटिक दोनों में कितना फ़र्क है? जी, सबसे पहले पुराने ज़माने में जैसे कन्वेंशनल ट्रेडिशनल सर्जरीज होता था अंटिल 1980s, 85, 90s। उसके बाद धीरे धीरे ये एंडोस्कोपिक ईरा शुरू हो गया था। और एंडोस्कोप्स का ये फ़ायदा था कि इंसिशंस जो है, जो कट्स देते थे हम लोग बॉडी में अंदर तक पहुंचने के लिए, ये इंसिशन का साइज, मतलब कट का साइज बहुत कम हो गया है एंडोस्कोपिक की वजह से। सो एंडोस्कोपिक सर्जरीज फिर 10 साल तक बहुत चलता आया। क्योंकि एंडोस्कोपी सर्जरीज का मैंने जैसे कहा, एक तो कट कम है, दूसरा जो मैग्निफिकेशन है उसका ज़्यादा हो जाता है एंडोस्कोपिक विजन से। और जो इंसान, जो सर्जन ऑपरेट करते हैं वो कैमरा के असिस्टेड सर्जरी करते हैं। तो अलग अलग एंडोस्कोप्स, जैसे 0 डिग्री एंडोस्कोप हो गया, 45 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, मतलब अलग अलग एंगल्ड एंडोस्कोप्स के द्वारा हम लोग अलग अलग डायरेक्शंस पे जो डिजीज है वो डिजीज हर जगह से निकाल सकते थे, वीडियो असिस्टेड सर्जरीज। नो, इसका लेकिन और ज़्यादा मतलब आधुनिक आ गया ये रोबोटिक। और रोबोटिक का ये फ़ायदा हो गया कि कट्स भी नहीं ज़रूरत है और रोबोटिक आर्म्स कहीं भी पहुंच सकता है। एंडोस्कोपिक सर्जरी में सर्जन का आर्म्स ही काम करता है। लेकिन रोबोटिक आर्म्स का, उसमें रोबोटिक सर्जरी में फ़ायदा है कि रोबोटिक आर्म्स कहीं भी पहुंच सकता है। सो इसीलिए बहुत फायदा हो गया है। और जैसा 3D विजन इसमें है तो एंडोस्कोपिक सर्जरीज में 2D विजन है। अच्छा जी। डॉक्टर कल्पना, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है दिल्ली से, मेघा। हेलो। हेलो। हेलो जी मेघा, बताएं क्या सवाल है? मेरा सवाल ये है कि मेरे को रात में खराटे बहुत होते हैं और इसकी वजह से मेरे परिवार वाले बहुत परेशान हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जी, ऐसा है मेघा जी, आपको पहले नेजल एंडोस्कोपी या अपर एयरवे एंडोस्कोपी करा लेना चाहिए था।
और अगर आपने अभी नहीं कराया है तो ENT सर्जन के पास जाके ये एंडोस्कोपी कराइए। इससे पता चल जाएगा आपके सांस के रास्ते में ब्लॉकेजेस कहाँ कहाँ हैं। अगर DNS है मतलब हड्डी टेढ़ा है, या एडिनॉइड्स बड़े हैं, या आपका पैलेट कोलैप्स होता है मतलब तालवे की जगह, या जीभ का हिस्सा मोटा है, मतलब आपको हमें एग्जैक्ट कारण पता चल जाएगा कि ये सांस के नलकी में कहाँ पर रुकावट है। तो इन रुकावटों को ठीक कर सकते हैं। आजकल खराटों के लिए हमारे पास बहुत मरीज आते हैं, क्योंकि ये रोबोटिक सर्जरी के वजह से हम लोग बहुत कुछ मतलब मरीज को ठीक कर सकते हैं। जी, एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गई हैं, फरजाना बेगम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। बताएं सवाल। जी, 9 साल का बच्चा है। जी, सवाल पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। फरजाना, देखिए सबसे पहले आप अपने टीवी की आवाज बंद करिए। आवाज बंद करना। जी, हम लोग वरंगल से बात कर रहे हैं। जी, सवाल पूछे। वरंगल से बात कर रहे हैं हम लोग। जी जी, 9 साल का बच्चा है। उनको जो नाक में जर्रा ऐसा धक्का लगे तो नाक में से खून जा रहा। अच्छा। जी जी जी, ऐसे जरा धक्का लगे तो चले आता खून, जरा क्या बोलते गिर गए तो फिर खून जाते रहता है ऐसा। डॉक्टर कल्पना, ब्रेक पे जाने से पहले हमें कॉल किया था फरजाना बेगम ने। उनका सवाल था कि 9 साल का उनका बेटा है, लेकिन हल्का सा भी धक्का अगर लगता है तो नाक से उनके ब्लीडिंग होने लगती है। ऐसा है कि आप पहले तो एक ENT स्पेशलिस्ट के साथ पास जाइए और नेजल एंडोस्कोपी कराइए। नाक का एंडोस्कोपी से ये पता चल जाएगा कि कौन सा रास्ता कहाँ पर खून आता है। जैसे नेजल सेप्टम मतलब बीच की हड्डी से आ रहा है या कोई और स्ट्रक्चर है। यूजुअली बच्चों में जो है लिटल्स एरिया मतलब नाक के भीतर में आगे आगे एक लिटल्स एरिया होता है जो बहुत ज़्यादा वेसल्स है उधर। ये बहुत आम प्रॉब्लम है बच्चों में, ये ब्लीडिंग होता है। तो बस यूजुअली हम उनको कहते हैं कि नोज पिकिंग नहीं करना, मतलब नाक को हाथ नहीं लगाना, रगड़ना नहीं है और ब्लो नहीं करना है। बाकी हम लोग कुछ ड्रॉप्स वगैरह देते हैं, पैराफिन वगैरह, क्योंकि सूखापन की वजह से होता है और ये पैराफिन ड्रॉप से बिल्कुल सही हो जाते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। एंडोस्कोपी इसीलिए कर लेना चाहिए कि कोई अंदर हिमांजियोमा या कोई और ट्यूमर तो नहीं। कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, रियाज। हेलो। 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 जी हेलो। जी, सवाल बताएं। मेरे गले में लिप नॉड है। हेलो। जी जी, सवाल आप दोहरा सकते हैं? हाँ जी, मेरे गले में लिप नॉड है। गले में क्या है? हाँ, लिप नॉड। वोकल कॉर्ड। गले में लिप नॉड है। रियाज साहब, आप जी, आपकी आवाज कुछ साफ नहीं आ रही है। जी, मेरे गले में लिप नॉड है। क्लियर नहीं आ रहा। वोकल कॉर्ड कह रहे हैं आप? हाँ जी जी, बोलने के तार, वोकल कॉर्ड। जी हाँ, उसमें और वो बिनाइन है। जी जी, रियाज साहब, आपका सवाल साफ साफ समझ नहीं आ रहा है, अगर आप थोड़ी ऊंची आवाज में बात कर सके। हेलो। जी जी, मेरे गले में लेफ्ट साइड में लिप नॉड है। जी जी, डॉक्टर कल्पना, क्या आपको? नहीं, मुझे सवाल समझ नहीं आया। जी, इनको लेफ्ट साइड गले में प्रॉब्लम है। लेफ्ट साइड गले में मतलब वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम है या वोकल कॉर्ड में लेफ्ट साइड प्रॉब्लम है? जी, क्या प्रॉब्लम है? पैरालिसिस है या कोई गांठ है? जी, वोकल कॉर्ड में पैरालिसिस है या गांठ? जी, उन्होंने सिर्फ पेन का बताया कि उसमें प्रॉब्लम हो रही है लेफ्ट साइड में। अच्छा, तो अगर पेन है और अगर आपने मतलब सब कुछ एग्जामिनेशन करवा लिया और कोई बीमारी नहीं नजर आ रहा है तो इसको ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया कह सकते हैं। तो वहाँ पर कोई हड्डी बड़ी होगी, स्टाइलॉइड प्रोसेस जो नस के ऊपर दब रहा है और उसकी वजह से आपको दर्द हो रहा होगा, तो इसीलिए चेक कर लेना चाहिए कि वो चीज़ तो नहीं है। एक प्लेन एक्सरे, सिंपल एक्सरे गले का करा लीजिए और इसमें पता चल जाएगा कि हड्डी बड़ी हुई है कि नहीं। इसको कहते हैं स्टाइलॉइड या स्टाइलॉइड प्रोसेस। जी, एक कॉलर हमारे साथ हैं गुजरात से, सईद असगर हुसैन। हेलो। मेरा नाम है। हेलो जी, सवाल बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे गले में मसे हो जाते हैं, मसे नहीं आते गोल गोल, मस्से वो ऐसे हो जाते हैं बाहर गले के आजू बाजू ऐसे जीने। अच्छा,
आपको मतलब कभी तंबाकू या कोई और आदतें तो नहीं? मेरा कोई व्यसन नहीं है। अच्छा, आपको इससे क्या परेशानी हो रही है? मैं वो हार्ट का पेशेंट तो हूँ, वैसे भी डायबिटीज भी नॉर्मल रहता है जी, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है, पर हार्ट प्रेशर है वो भी नॉर्मल ही है, दवाई चालू है जी। मुंह के अंदर कोई धब्बे हो या छाले हो जरूर चेक करा लेना चाहिए। ज़्यादातर ये बिनाइन होते हैं, कैंसरस नहीं होते हैं। अगर लेकिन कोई चीज़ नॉन हीलिंग है तो कोई अलग बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लाइकन प्लेनस का बीमारी हो सकता है, या कोई मैलिग्नेंट अल्सर हो सकता है, या फंगल कॉसेज हो सकते हैं जैसे कैंडिडियासिस वगैरह। लेकिन ENT स्पेशलिस्ट के पास जाने से इसका ज़रूरत हो तो बायोप्सी करेंगे, नहीं तो सिर्फ प्लेन एग्जामिनेशन से भी पता चल जाएगा कौन सा बीमारी है और उसके हिसाब से आपको इलाज मिल जाएगा। आपको कहीं राहत नहीं है तो हमारे पास आ सकते हैं। जी डॉक्टर कल्पना, हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, तो चलते चलते ये ज़रूर बताइए कि ये जो रोबोटिक सर्जरी है ये कितनी महंगी है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि रोबोटिक सर्जरी लोग सुनते ही सोचते होंगे कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। जी, ऐसा नहीं है। आम सर्जरी और रोबोटिक सर्जरी में सिर्फ 50,000 का अंतर है। 50,000 ज़्यादा है इसीलिए कि जो सामान यूज़ करते हैं रोबोटिक आर्म्स, वो हर एक पेशेंट के लिए हम लोग वो कंज्यूमेबल्स चेंज करते हैं, मतलब फ्रेश इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होता है, तो इसीलिए सिर्फ 50,000 का कॉस्ट है एक्स्ट्रा। यानी कि बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है। इसका इलाज बहुत आराम से हो सकता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, आप बहुत जल्दी रिकवर कर लेंगे, ब्लड लॉस भी नहीं है, ब्लड लॉस भी नहीं होगा। जी डॉक्टर कल्पना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, रोबोटिक सर्जरी के बारे में बताया। आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आदाब।